आज के क्लास में हम चलेंगे कैविटी ऑफ बॉडी। पीछे वाले क्लास में हम प्रीवियस ईयर वाला करवा चुके थे। आज में हम चलेंगे फाउंडेशन क्लास में। आज से हम चलेंगे फाउंडेशन क्लास में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शरीर में पाए जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता है उसे गुहा कहा जाता है। जो खाली स्थान रहता है उसी को गुहा कहा जाता है। कपाल गुहा, क्रेनियल कैविटी, मस्तिष्क में किसी गुहा के अंदर रहता है। मस्तिष्क में जो खाली स्थान रहता है उसी को यानी कपाल गुहा। पीछे की ओर बड़ा सा छिद्र रहता है। आप सभी लोग देखे होंगे मस्तिष्क के पीछे जो होता है वो बड़ा सा एक छिद्र रहेगा। स्पाइनल कोड के जस्ट ये जो लगा हुआ रहता है वही बड़ा सा छिद्र रहेगा, वही रहता है यानी क्रेनियल कैविटी, जिसे कहा जाता है कपाल गुहा। उसी को कहा जाता है फोरामेन मैग्नस। फोरामेन मैग्नस ये पूछ लेता है कभी कभी कि पीछे जो मस्तिष्क के पीछे की ओर जो खाली स्थान रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो फोरामेन मैग्नस। उसको फोरामेन मैग्नस के नाम से जाना जाता है। ये कभी काल पूछ देता है। मस्तिष्क के जस्ट पीछे रहता है आपको, यानी जो बैकबोन यानी जो रहता है यानी जो हमारा मेरुदंड रहता है यानी उसी के जस्ट यानी ऊपर आता है मस्तिष्क में। पीछे की ओर जस्ट मानिए पीछे की ओर आप सभी लोग देखे होंगे कि पीछे की ओर जो खाली स्थान रहता है उसी को कहा जाता है फोरामेन मैग्नस। उसी को फोरामेन मैग्नस कहा जाता है। मुख गुहा, इसके अंदर जीभ दांत और पाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि मुख गुहा बकल कैविटी जिसे कहा जाता है उसमें जीभ और दांत आता है। यानी मुख गुहा के अंतर्गत जीभ और दांत यानी रहता है। अगला है बच्च गुहा। बच्च गुहा छाती में पाया जाता है। बच्च गुहा छाती में पाया जाता है। जो डायफ्राम रहता है, बता चुके पीछे वाले क्लास में, डायफ्राम जो रहता है आपको बताए थे कि डायफ्राम जो रहता है ना वो बच्च गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर, बच्च गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर रहता था। कौन? डायफ्राम। बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में। छाती में पाया जाता है कौन? तो बच्च गुहा। बच्च गुहा जो है छाती में पाया जाता है। इसके अंदर हृदय, फेफड़ा तथा थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसी के अंदर जो है ना वो फेफड़ा, हृदय और थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। यानी बच्च गुहा के अंदर हृदय रहता है, फेफड़ा रहता है, लंग्स रहता है, हृदय रहता है और थाइमस ग्रंथि। आपसे पूछ लेगा कि थाइमस ग्रंथि कहाँ रहता है, तो बच्च गुहा के अंदर। आपसे पूछ लेगा कि थाइमस ग्लैंड कहाँ रहता है, तो बच्च गुहा के अंदर रहता है। कौन? तो थाइमस ग्लैंड। उदर गुहा जिसे कहते हैं उदर गुहा, उदर गुहा पेट में पाया जाता है। इसमें आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्त, वृक्क यानी बड़ी आंत, छोटी आंत ये सब रहता है। कहाँ? तो उदर गुहा में। उदर गुहा ये सब पढ़ा चुके हैं आपको कि आमाशय पढ़ा चुके हैं, लीवर पढ़ा चुके हैं, अग्नाशय पढ़ा चुके हैं, आपको पित्ताशय पढ़ा चुके हैं, वृक्क पढ़ा चुके हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत पढ़ा चुके हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। हम पढ़ाए थे कि आपको अग्नाशय से जो अग्नाशय रस को स्रावित करता है कौन? तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन। सिक्रेटिन नामक हार्मोन जो है ना अग्नाशय से अग्नाशय रस को स्रावित करता था। यकृत, लीवर में जो है ना पित्त का निर्माण होता था। लीवर में पित्त का निर्माण होता था। और पित्त कहाँ जाके जमा रहता था? तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का हिंदी होता है पित्ताशय में जमा होता था। और पित्त यानी पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा हार्मोन यानी उत्तेजित होता था, यानी उसे उत्तेजित करने के लिए कौन से हार्मोन स्राव होता था, तो बताए थे कि कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन ये दोनों कहाँ से स्राव होता है, तो बताए थे कि ड्यूडेनम से, यानी छोटी आंत के पहला भाग जो था ड्यूडेनम से कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता था। पीछे वाले क्लास में हम फाउंडेशन में भी बता चुके हैं पूरा अच्छा से। चलिए अगला, बॉडी। अंगों का प्रमुख इकाई यानी शरीर के इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। कोशिका यानी किसकी इकाई है? शरीर की इकाई को कोशिका कहा जाता है। दिमाग की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। हृदय से कार्डियक, क्योंकि आप हृदय से रिलेट करिए कि कार्डियक जो पाया जाता है वो हृदय में, तो हो जाएगा कार्डियक। फेफड़ा में एल्वियोली, बताया था कि फेफड़ा में जो लास्ट भाग रहता है वो एल्वियोली रहता है। एल्वियोली इस टाइप में पाया जाता है। एल्वियोली में जब छेद हो जाता है तो टीबी नामक रोग हो जाता है। टीबी
एल्वियोली में जब आपको छेद हो जाएगा तो टीबी रोग हो जाएगा, और एल्वियोली में जब बलगम जम जाएगा तो दम्मा, यानी जिसे कहते हैं दम्मा हो जाता है। लीवर के क्या चीज़ होगा, हेपेटिक, लीवर के इकाई हेपेटिक। किडनी के नेफ्रॉन, किडनी आप सभी लोग जानते होंगे किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहता है, किडनी के ही अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। बोन, अस्थि, अस्थि के ऑस्टियोन, अस्थि के ऑस्टियोन। चलिए, बॉडी मेम्ब्रेन, शरीर की प्रमुख झिल्ली। ब्रेन में कौन सा झिल्ली रहता है, मेनिंजाइटिस। यही मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है जब ब्रेन में कहीं चोट लग जाता है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है कहाँ, तो ब्रेन में। और कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लीवर में। कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण जब आपको ब्रेन में चोट लगेगा तो वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण आपको मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस। लंग्स के जो झिल्ली होता है, लंग्स के ऊपर जो झिल्ली रहता है वह फुफ्फुस झिल्ली आता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड में प्लूरल मेम्ब्रेन, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है कि लंग, फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली रहता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर फुफ्फुस झिल्ली। हार्ट, हृदय के जो रहता है ऊपरी पेरिकार्डियल, पूछता है ये सब, पेरिकार्डियल हृदय, यानी हृदय के ऊपरी जो रहता है वो कौन सा रहता है, यानी पेरिकार्डियल। हृदय, हार्ट के ऊपर जो रहता है वह पेरिकार्डियल। किडनी के ऊपर रहता है पेरिटोनिन। किडनी के ऊपर कौन सा झिल्ली रहता है, पेरिटोनिन। किडनी के ऊपर पेरिटोनिन नामक झिल्ली रहता है। लंग वाला पढ़ा चुके हैं, ये सब आप आगे पढ़िएगा, ये सब आप आगे अच्छा से पढ़िएगा। आई के ऊपर कॉर्निया, आप सभी लोग जानते होंगे कि आई के ऊपर जो रहता है झिल्ली वो कॉर्निया। दान में भी दिया जाता है कौन, तो कॉर्निया। जब कहता है कि आँख दान में दिया जाता है, आँख नहीं दिया जाता, बल्कि आई के ऊपर जो रहता है झिल्ली वो कॉर्निया दिया जाता है, कॉर्निया दान में दिया जाता है। आँख में जो रहता है वह कॉर्निया ही दान दिया जाता है। लीवर में कौन सा झिल्ली रहता है, ग्लिसन कैप्सूल। लीवर में जो ऊपरी झिल्ली रहता है वो ढका हुआ रहता है किससे, तो ग्लिसन कैप्सूल नामक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। कौन, तो लीवर जो होता है वह ग्लिसन कैप्सूल नामक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। कौन, तो लीवर। एम्ब्राय जो रहता है वह एमनियोटिक थैली से ढका हुआ रहता है। एम्ब्राय, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ई नहीं होगा, EMBRY, एम्ब्राय जो रहता है वह एमनियोटिक थैली नामक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। आपसे पूछ लेगा कि ब्रेन किससे ढका हुआ रहता है, तो मेनिंजाइटिस नामक थैली से ढका हुआ रहता है। कौन, ब्रेन। लंग्स फुफ्फुस झिल्ली से, जिसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। हार्ट से पेरिकार्डियल, हार्ट किससे ढका हुआ रहता है, तो पेरिकार्डियल से। किडनी किससे ढका हुआ रहता है, पेरिटोनिन नामक झिल्ली से। और आई किससे ढका हुआ रहता है, तो कॉर्निया नामक झिल्ली से। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आ गया पोषण, न्यूट्रिशन। अगला आ गया पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना ही पोषण कहलाता है। भोजन में जो उपस्थित पोषक पदार्थ रहता है उसको तोड़कर ही ब्लड में मिलाना ही पोषण कहलाता है। ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, ये सभी से ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी को ऊर्जा से मिलता है। आपको हम बता चुके हैं पीछे क्लास में। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो रहता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, आपको पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं कि पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन बदलता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, यानी ट्रिप्सिन ही बदलता है, यानी पेप्टोन को पेप्टाइड में। और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, तो इरप्सिन। कौन, तो इरप्सिन हो जाएगा। पीछे वाले क्लास में ये सब पढ़ा चुके हैं। ये पूछता है कभी, मतलब ये पूछता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन हो जाएगा। लेकिन पूछ लेगा आपसे कि प्रोटीन को, यानी जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्सिन में। प्रोटीन को पेप्सिन में बदलेगा, लेकिन पेप्सिन को प्रोटीन को पेप्सिन यानी पेप्टोन में बदलेगा।
अब पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो यानी ट्रिप्सिन। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, तो इरेप्सिन हो जाएगा, इरेप्सिन। चलते हैं आगे। शरीर निर्माण जो होता है वह किससे होता है, प्रोटीन हो गया, जल, खनिज लवण, ये सब मुख्य भूमिका निभाता है। शरीर निर्माण में कौन कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, तो प्रोटीन हो जाएगा, जल और खनिज लवण, ये सभी शरीर निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। रोग से रक्षा कौन प्रदान करता है, विटामिन हो गया, रुक्षांश, मोटा चारा जिसे कहा जाता है, मोटा चारा शरीर को रोगों की रक्षा प्रदान करता है। कौन, तो विटामिन, मोटा चारा, रुक्षांश वगैरह, रुक्षांश ये सभी रोगों से रक्षा प्रदान करता है। रोग से रक्षा कौन प्रदान करता है, विटामिन हो गया, रुक्षांश हो गया, ये सभी रोगों से रक्षा प्रदान करता है। चलिए भोजन के अवयव में चलते हैं। भोजन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये सभी पाया जाता है किसमें, भोजन में। और रुक्षांश ये सभी भोजन में पाया जाता है। एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट जिसे कहा जाता है शर्करा। यह कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट शरीर के निर्माण में कितना परसेंट भाग लेता है, तो 1%। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट। शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 1% भाग लेता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह C6H12O6 ग्लूकोज का ही होता है, C6H12O6। शर्करा का यही मतलब, शर्करा या फिर कहिए या फिर आप कार्बोहाइड्रेट कहिए। इसका जो अनुपात रहता है 1:2:1, क्योंकि अनुपात 6:12 के अनुपात में रहता है, तो 6 1:2:1 में आ जाएगा। क्योंकि ये C6H12O6 रहता है, कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 6 गो रहता है। शरीर के निर्माण में शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है, 1%। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 1%। शरीर में कार्बोहाइड्रेट 1% रहता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछ लेगा क्या चीज़ प्रदान करता है, तो ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये पूछ देता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाइएगा तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा। मोनोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 3 प्रकार से होता है। पहला है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, और दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ये सभी कार्बोहाइड्रेट का भाग है। चलिए पहला चलते हैं मोनोसैकेराइड में। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह सबसे सरल शर्करा है, सबसे सरल शर्करा है। सरल कहने का मतलब है कि बहुत ईजी से यह टूट जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 अणु होती है, 1 अणु। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड है। आपसे दे देगा कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, जिसमें ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई एक रहेगा, तो हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सभी कैसा है, मोनोसैकेराइड है। ये सभी मोनोसैकेराइड है। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। अगर जो आपको तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए तो आपको ग्लूकोज दिया जाएगा। जैसे तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या चीज़ दिया जाता है, तो ग्लूकोज। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज है। सबसे मीठा शर्करा कौन है, फ्रुक्टोज है। ये पूछ देता है आपसे कि कभी काल की सबसे मीठा शर्करा कौन है, तो फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो फलों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो फलों में। हमें तुरंत ऊर्जा की अगर जो प्राप्ति चाहिए तो ग्लूकोज दिया जाता है, जबकि सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज हो जाएगा। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, फ्रुक्टोज, तो फलों में। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, फलों में। सैकरीन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। सैकरीन जो है वह चीनी से सैकरीन जो है वो चीनी से कितना मीठा होता है, तो 550 गुना मीठा होता है। कौन, तो सैकरीन।
आपसे पूछ लेगा कि सैकरीन चीनी से कितना गुना मीठा होता है, तो 550 गुना अधिक मीठा होता है। कौन? तो सैकरीन। और जो फलों में पाया जाता है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट फलों में पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज। कौन? तो फ्रुक्टोज। आपसे पूछ लेगा कि फलों में क्या पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट यानी फ्रुक्टोज एक कैसा है, तो मोनोसैकेराइड है। कौन सा सैकेराइड पाया जाता है फलों में, तो मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कौन? तो फ्रुक्टोज। और अगर जो तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या चीज़ दिया जाता है, ग्लूकोज। ये पूछता है तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज। जबकि सबसे मीठा शर्करा कौन है, तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहाँ यानी पाया जाता है, तो फलों में। सैकरीन जो है वह चीनी से कितना 550 गुना अधिक मीठा है। कौन? तो सैकरीन। राइबोज जो है डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। राइबोज नमक यानी राइबोज जो है राइबोज कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए में। डीएनए तथा आरएनए में दोनों में पाया जाता है। कौन? तो राइबोज। अगला है डाइसैकेराइड। यह 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बनता है। कौन? तो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड 2 यानी कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बनता है। कौन? तो डाइसैकेराइड। अगला डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो है वह 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। कौन? तो डाइसैकेराइड। जैसे सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलकर लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। माल्टोज यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है। इस तरह से याद रखिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। और ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि लैक्टोज यहाँ है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज लैक्टोज तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज यानी बन जाएगा। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बन जाएगा और ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बन जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, इनमें से दे देगा एगो यानी सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज ये सब दे देगा। तो ये पूछता है कि कौन सा इनमें से मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। तो ये ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकेराइड है। फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। और ये सुक्रोज कैसा है, तो डाइसैकेराइड है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है। जबकि लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। चलिए आगे। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम यानी सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है। छोटी आंत से जो निकलता है एंजाइम सुक्रेज वो किसको तोड़ता है, तो सुक्रोज को। और लैक्टोज को तोड़ता है। ये सिंपल है। लैक्टेज है तो लैक्टोज को तोड़ेगा, सुक्रेज है तो सुक्रोज को तोड़ेगा। ये तो सिंपल है। माल्टेज है तो माल्टोज को तोड़ेगा। ये सब कहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत से। आपसे पूछ लेगा कि सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज ये सब कहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत से निकलता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला जो टेबल चीनी है वो सुक्रोज का बना होता है। टेबल चीनी किसका बना होता है, सुक्रोज का। टेबल चीनी किसका बना होता है, सुक्रोज का। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, तो गन्ना और चुकंदर में। सुक्रोज जो है आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पाया जाता है, तो गन्ना और चुकंदर में। जबकि फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, आपको बता चुके हैं अभी जस्ट बताए हैं कि फ्रक्टोज जो है कहाँ पाया जाता है, तो फलों में। फ्रक्टोज जो है वह फलों में पाया जाता है। यानी फ से फ्रक्टोज और फ से फल, इस तरह से भी याद रखिए। फ्रक्टोज जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो फलों में। जबकि सुक्रोज जो है वह गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ना और चुकंदर में। दूध में क्या चीज़ पाया जाता है, तो लैक्टोज शर्करा। दूध में लैक्टोज, क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस से ही मतलब दही का निर्माण होता है। और केसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। कहाँ, तो दूध में। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है और केसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। कहाँ, तो दूध में। दूध में उजला रंग किसके कारण होता है, तो कैसिन प्रोटीन के कारण। यानी दूध में उजला रंग कैसिन नामक प्रोटीन के कारण। जबकि दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण हो जाएगा। दूध में पीला रंग बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में कि दूध का जो है पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। चलिए आगे। पॉलीसैकेराइड अगला आ गया। पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के 3 भागों में बांटा गया था। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया था। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अगला है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ये तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ये सबसे जटिल शर्करा है। सबसे जटिल शर्करा कौन है, पॉलीसैकेराइड। जबकि सबसे सरल जो शर्करा था
वो कौन था, तो मोनोसेकेराइड। सबसे सरल शर्करा कौन, यानी सबसे सरल जो शर्करा था वो कौन था, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरल शर्करा था। दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर कौन सा शर्करा बनता था, तो यानी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है वो दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता था, कौन, तो डाइसेकेराइड। आपसे पूछ लेगा कि सबसे यानी जटिल शर्करा कौन है, तो पॉलीसेकेराइड। सबसे जटिल शर्करा कौन है, तो पॉलीसेकेराइड। इसका निर्माण दो से अधिक यानी मोनोसेकेराइड भाग लेता है तब भी होता है, कौन, तो पॉलीसेकेराइड। जबकि डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड भाग लेता था तो डाइसेकेराइड का निर्माण हो जाता था, लेकिन पॉलीसेकेराइड में दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेगा तो ही पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। जैसे काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीसेकेराइड है। ये सब पॉलीसेकेराइड है। पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो हो जाएगा काइटिन हो जाएगा, यानी सेल्यूलोज, स्टार्च जिसे कहा जाता है मंड, ग्लाइकोजन, ये सब कैसा है, तो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है किंतु वे इसे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। पौधे में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो किस रूप में संचित रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में। ये पूछ लेगा आपसे कि पौधों में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो किस रूप में संचित करके रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में संचित करके रखते हैं, कौन, तो पौधे लोग। अर्थात स्टार्च जो है ना ग्लूकोज का यानी बहुलक है। स्टार्च किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है, कौन, तो स्टार्च। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है, कौन, तो स्टार्च। मंड जो है ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है। ये पूछा था कि स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है, यानी पूछा था कि स्टार्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फा ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। स्टार्च को किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फा ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। किसको, स्टार्च को। स्टार्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फा ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। किसको, स्टार्च को। स्टार्च आयोडीन, जो स्टार्च होता है आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। आपसे पूछेगा कि स्टार्च आयोडीन घोल को किस में परिवर्तित कर देता है, तो काला और नीला। आपसे पूछेगा कि स्टार्च आयोडीन घोल को यानी किस कलर में यानी परिवर्तित कर देता है, तो काला या नीला में परिवर्तित कर देता है, कौन, तो स्टार्च। अतः आयोडीन का जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टार्च का। आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का उपयोग किया जाता है। आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का उपयोग किया जाता है। आपसे स्टार्च क्या होता है आखिर, स्टार्च आप सभी लोग देखे होंगे कि जो यानी चोकर रहता है, चोकर आप सभी लोग सुने होंगे, जो आटा में जो यानी जब हम छान कर निकालते हैं आटा को, यानी चाल कर जब हम निकालते हैं तो जो बचता है वही चोकर कहलाता है। वो जो बचता है वही चोकर रहता है, चोकर। उसी को कहा जाता है स्टार्च। चोकर को ही कहा जाता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है, कौन, तो स्टार्च। स्टार्च जो है वो आयोडीन घोल को यानी काला या नीला कर देता है, कौन, तो स्टार्च। आपसे पूछ लेगा कि आयोडीन की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टार्च का यानी उपयोग किया जाता है। स्टार्च का उपयोग किया जाता है। अगर जो हम जैसे आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का उपयोग किया जाता है, यानी आयोडीन है इसमें कि नहीं है, इसका उपयोग यानी इसको कैसे जांच करेंगे, तो स्टार्च को यानी जब स्टार्च में जब आयोडीन डालेंगे, स्टार्च में जब हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर जो है ना वह काला और नीला हो जाएगा, काला या फिर नीला हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि उसमें आयोडीन है, उसमें समझ लीजिएगा कि आयोडीन है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है, कौन, तो स्टार्च। स्टार्च जो है वह जल में घुलनशील नहीं होता है। कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल जो है वह स्टार्च का ही बना होता है। गोली का जो कैप्सूल है, कैप्सूल का जो ऊपरी भाग रहता है ना वो स्टार्च का ही बना होता है। नीचे जो रहता है दाना दाना के आकार के रहेगा, और आपको ऊपर जो रहेगा ऊपरी भाग ये स्टार्च का ही बना रहता है। कीटों की त्वचा तथा कीटों की जो त्वचा है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये पूछता है कि जो कीटों के जो बाहरी त्वचा है वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। कीटों का बाहरी त्वचा किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। और कैप्सूल का जो बाहरी हिस्सा है वो किसका बना होता है, स्टार्च का। पेड़ पौधों की छाल में क्या चीज़ होती है, सेल्यूलोज होती है। सेल्यूलोज की यानी
पेड़ पौधों की छाल में सेल्यूलोज पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि पेड़ पौधों की छाल में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। पेड़ पौधों की छाल में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। किसमें? पेड़ पौधों की छाल में। कागज़, कपास या नोट सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधे की जो ऊपरी छाल रहता है, ऊपरी छाल, यही ऊपरी छाल जो रहता है ना, इसी को सेल्यूलोज कहा जाता है। इसी को यानी नोच कर या फिर कहिए उतार कर कागज़ या कपास या नोट यानी बनाया जाता है। कागज़, कपास, नोट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कागज़ या फिर कपास या फिर नोट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक तंतु आहार है, यानी रेशेदार है। सेल्यूलोज कैसा है? रेशेदार है। सेल्यूलोज कैसा है? तो रेशेदार तंतु है। आपसे पूछ लेगा कि सेल्यूलोज जो है वह कैसा तंतु है, तो रेशेदार तंतु है। कौन? सेल्यूलोज। ये पूछता है कि सेल्यूलोज कैसा है, तो रेशेदार तंतु है। इसे जानवर पचा लेते हैं। आपसे पूछेगा कि सेल्यूलोज कौन पचाता है, तो जानवर पचाते हैं। कौन? तो सेल्यूलोज को। किंतु मानव और सूअर नहीं पचा पाते हैं। मानव और सूअर नहीं पचा पाते हैं, बट मानव में कुछ हिस्सा रहता है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स है। जैसे कि हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो पाया जाता है वो बड़ी आंत में पाया जाता है। अपेंडिक्स जो है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। जैसे कि आप कभी आप खा लेते हैं कि जैसे कभी आप भोजन के माध्यम से कुछ यानी कुछ अदर चीज़ चला जाता है भोजन के माध्यम से, तो यही सेल्यूलोज यानी पचाता है। कौन? तो अपेंडिक्स। सेल्यूलोज पचाता है। कौन? तो अपेंडिक्स। जैसे कि आप समझिए कि भूसा वगैरह का को जैसे यानी चावल वगैरह में खाते खाते चला जाता है, तो वही कौन पचाता है? अपेंडिक्स ही पचाता है। अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन करता है। बट अपेंडिक्स जब हो जाता है तो अपेंडिक्स को काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे कि सेल्यूलोज का पाचन शरीर में नहीं हो पाता है। आपसे पूछेगा कि सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, तो जानवर पचा सकते हैं। किसे? सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। कौन? तो जानवर लोग। जानवर जो है वो सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। सेल्यूलोज को कहा जाता है बीटा ग्लूकोज। सेल्यूलोज को कहा जाता है बीटा ग्लूकोज, जबकि अल्फ़ा ग्लूकोज किसको कहा जाता है? अल्फ़ा ग्लूकोज किसको कहा जाता है? आप सभी लोग बताइएगा कि अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो किसको कहा जाता है? अल्फ़ा ग्लूकोज। बताए थे कि स्टार्च को ही कहा जाता है अल्फ़ा ग्लूकोज। स्टार्च को कहा जाता है अल्फ़ा ग्लूकोज, लेकिन बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज को। स्टार्च को अल्फ़ा ग्लूकोज, जबकि बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज को कहा जाता है। स्टार्च को कहा जाता है अल्फ़ा ग्लूकोज, जब बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज को कहा जाता है। चलिए, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहते हैं। बताए थे अभी कुछ समय पहले बताए थे कि स्टार्च यानी अनाज के बाहरी स्टार्च का यानी मंड रहते हैं, जबकि अनाज के आंतरिक भागों में यानी अनाज के जो आंतरिक भाग रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है। अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट। अभी बताए थे कि चोकर जो रहता है वह चोकर में स्टार्च पाया जाता है, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसमें तो आटा में कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर चर्बी जिसे फैट कहा जाता है, यह कार्बनिक होता है। यह शरीर के निर्माण में 15% योगदान देता है, यानी 15% भाग वसा या फिर चर्बी रहता है। किसमें? शरीर में 15% जो भाग रहता है वो वसा या चर्बी रहता है। यह महिलाओं में अधिक रहता है वसा या चर्बी, इसीलिए महिला लोग यानी हल्का होता है। पुरुष के तुलना में महिला लोग हल्की यानी होती है। कौन लोग? महिला लोग जो होता है पुरुष की तुलना में हल्की होती है। और वसा या चर्बी यानी शरीर में कितना परसेंट? शरीर के निर्माण में 15% योगदान देता है। कौन? तो वसा या चर्बी। जबकि कार्बोहाइड्रेट शरीर के निर्माण में कितना परसेंट योगदान? 1%। अभी जस्ट बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट 1% योगदान देता है, जबकि वसा या फिर चर्बी जिसे कहा जाता है फैट 15% योगदान देता है। किसमें? तो शरीर के निर्माण में वसा या चर्बी 15%, कार्बोहाइड्रेट 1%। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वसा में बदल जाता है। जब आप शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट रहेगा, जब उसको आप खर्च नहीं कीजिएगा तो वसा में परिवर्तित यानी वसा में बदल जाता है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट।
हमें सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से ही मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी मिलता है। कितना? 9.3 कैलोरी। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी मिलता था। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से यानी वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम जो है वसा के ऑक्सीकरण से कितना? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता था। वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एक एस्टर है। आपसे पूछ लेगा कि वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का एस्टर है। वसा तथा यानी वसीय अम्ल का एस्टर कौन है? तो वसा। यानी ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल का जो है एस्टर कौन है? तो वसा हो जाएगा। पायटिक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। पायटिक अम्ल जो है वो एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। कौन? तो पायटिक अम्ल। पायटिक अम्ल जो है वो एक अनिवार्य वसीय अम्ल हो जाएगा। कौन? तो पायटिक अम्ल। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है, जो वसा किसको? यानी टेम्परेचर को बनाए रखता है। वसा का काम है कि टेम्परेचर को बनाए रखना, शरीर के टेम्परेचर को बनाए कौन रखता है? वसा। और जल भी, पानी भी, यानी मानव के शरीर में यानी टेम्परेचर को जो बनाए रखता है वो कौन? तो जल। जबकि ऊँट के कुबड़ में वसा जो पाया जाता है उसी में जल संचित करके रखता है। कौन? तो ऊँट। और वसा के जो वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। कौन? तो वसा। और शरीर को चोट लगने से भी बचाता है। कौन? तो वसा ही होता है जो शरीर को चोट लगने से बचाता है और सुंदर बनाता है। जैसे जिसमें वसा ज़्यादा रहेगा तो मोटा घाटा रहेगा तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, उसका जो चेहरा वगैरह है वो फूला हुआ रहेगा। तो किसके कारण? तो वसा के कारण। बहुत से विटामिन वसा में पाया जाता है। वसा में ए डी ई के किस में पाया जाता है? वसा में। इसका एक फार्मूला होता है, यानी इसका एक ट्रिक होता है KEDA। इस तरह से आप याद रखिए कि केडा, KEDA, केडा, KEDA ये कहाँ पाया जाएगा? तो वसा में। KEDA ये कहाँ पाया जाएगा? वसा में। इस तरह से याद रखिए, ये ट्रिक है कि KEDA, केडा, केडा कहाँ पाया जाता है? तो वसा में। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये KEDA केडा कहाँ पाया जाता है? तो वसा में पाया जाता है। अगला चलते हैं प्रोटीन। यह एक प्रकार के जटिल यानी कार्बनिक पदार्थ है। कौन? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक प्रकार की जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन CHO और नाइट्रोजन से मिलकर, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। कौन? तो प्रोटीन। यह नाइट्रोजनी पोषक होता है। कौन? तो प्रोटीन। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का यानी प्रोटीन, आपसे पूछेगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। ये पूछता है कभी, ये पूछता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी प्रोटीन का यानी नाइट्रोजनी पोषक है। कौन? आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी पोषक है? तो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन, ये चारों नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार से एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। किसका निर्माण? तो प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण? तो प्रोटीन का निर्माण होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के मिलने से होता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण। 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है, 10 प्रकार के एमिनो अम्ल। बट जो 10 प्रकार के एमिनो अम्ल जो रहता है, शेष जो 10 प्रकार के बचता है वो हमको भोजन ग्रहण करने के माध्यम से लिया जाता है। कितना? तो 10 प्रकार के एमिनो अम्ल। आपसे पूछ लेगा कि हमारे शरीर में एमिनो अम्ल कितना पाया जाता है? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है। एमिनो अम्ल किसका बहुलक है? तो प्रोटीन का बहुलक है। ये पूछता है कि एमिनो अम्ल का बहुलक कौन है? तो प्रोटीन। एमिनो अम्ल का बहुलक कौन है? तो प्रोटीन हो जाएगा। एमिनो अम्ल का बहुलक कौन है? तो प्रोटीन। एमिनो अम्ल का बहुलक कौन है? तो प्रोटीन हो जाएगा। आपको बता चुके हैं अभी जस्ट कि अल्फ़ा ग्लूकोज किसे कहा जाता है? अल्फ़ा जो है वो किसको कहा जाता है?
तो स्टार्च को। और जबकि बीटा किसको कहा जाता है? बीटा किसको कहा जाता है? तो बीटा कहा जाता था किसको? तो किसको? सेल्यूलोज को कहा जाता था। किसको? बीटा, यानी बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। और किसको? सेल्यूलोज को। बीटा अल्फा ग्लूकोज किसको कहा जाता था? अल्फा ग्लूकोज स्टार्च को। जबकि बीटा ग्लूकोज सेल्यूलोज को कहा जाता था। ये सब अभी जस्ट पढ़ा चुके हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल का बहुलक कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। बच्चों में 15 साल के आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। बच्चों में कितना वर्ष के आयु तक थाइमस यानी ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है? तो 15 साल तक ही। बच्चों में 15 साल तक जो रहता है बच्चे लोग, उसमें सिर्फ थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड 15 साल तक के ही बच्चों को पाया जाता है, जबकि 15 साल से अधिक के बच्चों को थाइमस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड का काम रहता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। थाइमस ग्रंथि का काम रहता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। किसका काम रहता है? तो थाइमस ग्रंथि के काम रहता है। ये कितना से अधिक के बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो 15 साल से अधिक के जो रहता है उसमें नहीं पाया जाता है। शरीर के निर्माण में 15% योगदान होता है। 15% योगदान किसका रहता है? तो प्रोटीन का। शरीर के निर्माण में 15% योगदान किसका है? तो प्रोटीन। शरीर के निर्माण में प्रोटीन का कितना? 15%। जबकि वसा का भी कितना था? 15%। शरीर के निर्माण में वसा का भी था 15% योगदान। वसा का भी कितना परसेंट था? 15%। और जबकि कार्बोहाइड्रेट का कितना था? कार्बोहाइड्रेट का 1% मात्र था। कार्बोहाइड्रेट के शरीर के निर्माण में कितना परसेंट? मात्र 1% था। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का। शरीर के निर्माण में 1% किसका? कार्बोहाइड्रेट का। जबकि वसा और प्रोटीन का 15%। वसा और प्रोटीन का 15% था। एक ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 4.3 कैलोरी ऊर्जा निर्माण होता है। 1 ग्राम के जब प्रोटीन के ऑक्सीकरण होगा तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा का निर्माण होता था? 4.2 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था 1 ग्राम यानी कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था। वसा से 9.3 कैलोरी। वसा से कितना? तो 9.3 कैलोरी। वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता था वसा से। जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4.2% और 4.2 कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इस तरह से याद रखिए। नहीं याद रहता है तो अगर जो आपको नहीं याद रहता है ये बोला कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो इस तरह से याद रखिए कि एंजाइम ए से आएगा। एंजाइम मान लीजिए कि ए से एंजाइम और पी से प्रोटीन, तो पहले कौन आएगा? तो ए यानी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले कौन आ जाएगा? ए। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि पहले ए आएगा तो एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस या क्वासेकॉस नामक बीमारी हो जाता है। मैरेस्मस या क्वासेकॉस नामक बीमारी किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस या क्वासेकॉस नामक यानी बीमारी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से ही मैरेस्मस या तथा क्वासेकॉस नामक बीमारी हो जाता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। मैरेस्मस तथा क्वासेकॉस नामक बीमारी किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। मांसपेशियों में पूछ लेगा आपसे कि क्या चीज़ पाया जाता है? तो मायोसिन। मांसपेशियों में क्या चीज़ पाया जाता है? तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाती है। पूछता है कि प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस तथा क्वासेकॉस नामक बीमारी होता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो मैरेस्मस और क्वासेकॉस नामक बीमारी होता है। और आपसे पूछेगा कि यानी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ? तो मांसपेशियों में। अगला, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अभी जस्ट बताए थे कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि दूध का पीला रंग किसके कारण होता था? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण। दूध का
पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन नामक यानी जो प्रोटीन रहता था उसके कारण दूध का पीला रंग। और गेहूं में क्या चीज़ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटामीन। गेहूं में ग्लूटामीन। ग से गेहूं, ग से ग्लूटामीन, इस तरह से याद रखिए। ग से गेहूं, ग से ग्लूटामीन, ग से गेहूं, ग से ग्लूटामीन। गेहूं में क्या चीज़ पाया जाता है? ग्लूटामीन। रक्त में तो ग्लोबुलिन, ये सभी लोग जानते होंगे कि रक्त में ग्लोबुलिन, रक्त में ग्लोबुलिन पाया जाता है। दूध में हो गया कैसीन और गेहूं में ग्लूटामीन, रक्त में ग्लोबुलिन। रक्त में क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो रक्त में। रक्त में कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटामीन, गेहूं में ग्लूटामीन और दूध में कैसीन। कीटों के बाह्य कंकाल कैरोटीन से बना होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। किसका? तो कीटों के जो बाह्य कंकाल रहता है, कीटों के जो बाह्य कंकाल रहता है, ये बाह्य कंकाल जो रहता है वो किसका बना होता है? कैरोटीन के, कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल, ये पूछा गया सवाल था कि कीटों का जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन से। प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर जो आपका शरीर वृद्धि तथा विकास के लिए यानी कौन सा आवश्यक है? तो प्रोटीन। आपका शरीर वृद्धि और विकास करना यानी वृद्धि और विकास करना यानी करवाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन कीजिए। किसका? तो प्रोटीन का सेवन कीजिए। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन, उसके बाद फिर मशरूम, उसके बाद फिर दाल। दाल तो आप सब लोग सभी दिन खाते होंगे सोयाबीन, लेकिन नहीं खाते हैं मशरूम। सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, दाल, ये सभी। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन। ये पूछता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आप सभी लोग बताइएगा कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन का कितना परसेंट यानी योगदान है? 15%। जबकि वसा का कितना परसेंट योगदान है? 15%। इसका भी 15%। और कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट योगदान है? तो 1% मात्र है कार्बोहाइड्रेट का योगदान। अगला हमारा आ गया विटामिन। विटामिन आपसे पूछेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो ल्यूमेन ने। लेकिन नामकरण किसने किया था? फांक। ये पूछता है, बहुत बार पूछा है कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो ल्यूमेन ने। लेकिन विटामिन का नामकरण किसने किया था? तो फांक ने। विटामिन का नामकरण किया था फांक ने, लेकिन खोज किया था ल्यूमेन ने। खोज किया था ल्यूमेन ने, लेकिन नामकरण किया था फांक ने। विटामिन का काम है कि रोगों से रक्षा करता है। कौन? तो विटामिन। विटामिन रोगों से रक्षा प्रदान करता है, शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। आपसे पूछेगा कि विटामिन जो शरीर के प्रतिरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो विटामिन। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के प्रतिरक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो विटामिन। कौन? तो विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन बताए थे? अभी जस्ट बताए थे, यानी जल में घुलनशील नहीं, वसा में घुलनशील बताए थे। वसा में कौन कौन था? तो के ई डी ए अभी जस्ट बताए थे कि वसा में घुलनशील विटामिन KE-DA यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए यानी केडा भी जस्ट बताए थे। और जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स में पूरा आ जाता है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ये पूरा जल में घुलनशील है। कौन? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत 8 विटामिन आता है। कितना? तो 8। विटामिन B1, B2, B3, B5 इस तरह से पाया जाता है, जो कि अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी और विटामिन सी किसमें? तो जल में घुलनशील। कौन सा विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। जबकि वसा में घुलनशील केडा, KE-DA अभी जस्ट बताए थे केडा, KE-DA विटामिन यानी वसा में घुलनशील है। कौन? तो KE-DA। और जल में घुलनशील कौन कौन हो जाएगा? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील। विटामिन बी कम्प्लेक्स पूरा है जल में घुलनशील। और विटामिन सी, विटामिन वसा में घुलनशील है। कौन कौन? KE-DA। यकृत में जाकर संचित रहता है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में। विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में। विटामिन आपसे पूछेगा कि विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में। कहाँ? तो लीवर में। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, यकृत में जाकर संचित रहता है। जबकि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में। विटामिन ए
आपसे पूछेगा कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो लीवर में। जबकि पूछ लेगा कि विटामिन बी कहाँ रहता है, विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। बताए थे पीछे वाले क्लास में, यानी बता चुके हैं कि विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, आंत के बड़ी आंत में। यानी विटामिन बी का निर्माण होता है कहाँ, तो यानी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में विटामिन बी का निर्माण होता है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात अगला क्लास में देखेंगे। अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन। अगला क्लास में हमारा न्यूट्रिशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो चलेंगे प्रीवियस ईयर पर आगे की ओर। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल के क्लास में। सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आज यहीं तक।